हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिंग एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग एंड डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है और इसको फाइंड आउट कैसे किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए एक यूनिफॉर्म वर्ड का हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है। इसका क्या मतलब है कि अभी हम लोग जो मेथड देखने वाले हैं उस मेथड से अगर रिंग नॉन यूनिफॉर्म भी गिवन है तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर किस तरह से वो कैलकुलेशन करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास क्या एक रिंग गिवन है। रिंग का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो लेडीज हाथ में पहनती है ना, जिसको चूड़ी बोलते हैं, एक तरह का वही हो गया। एक रिंग है जिसका मास m और रेडियस r, ये हम लोग को गिवन होगा। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में पता हो कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशन आखिर इस रिंग के कहाँ से पास हो रहा है। तो चलिए हम लोग का गिवन है कि इस रिंग का जो सेंटर होगा उसी सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है। तो अब देखिए अगर सेंटर से पास हो रहा है तो दो तरीके से पास हो सकता है। एक तो ऐसे पास हो सकता है इस सेंटर से, जो इस बोर्ड के प्लेन में ही होगा, ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, जो इस बोर्ड के प्लेन में होगा। और दूसरा ये भी तो केस हो सकता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, यानी जो ये रिंग है, यानी ये जो हमें रिंग गिवन है, ये इस रिंग के परपेंडिकुलर इस तरह से इसके सेंटर से पास हो। ये भी केस हो सकता है। तो यहाँ पे जो हम लोग केस लेके पढ़ रहे हैं वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से पास हो रहा है। इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का फाइंड आउट करना है। अब इस केस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करनी है, तो वह कैसे करेंगे। तो देखिए एक तरह से ये कंटिन्यूअस मास सिस्टम ही है, और हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि अगर कोई कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो उस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग उसी फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था, क्या था, कंटिन्यूअस मास सिस्टम के लिए I इज इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, dm इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पे dm क्या था, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, जो हम लोग स्मॉल एलिमेंट लेते हैं उसका मास, और r क्या था, उस स्मॉल एलिमेंट का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग की dm क्या होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल इस तरह से एक लाइन बनाते हैं। ये कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं है, बस हमने हॉरिजॉन्टल एक सेंटर से होते हुए एक लाइन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, यहाँ से थीटा एक्सिस पे जाके एक पॉइंट लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सेंटर से इस तरह से मिला देते हैं। ये कितना पे है, ये यहाँ से थीटा एंगल पे। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, इस थीटा एंगल पे जाने के बाद यहाँ से फिर डी थीटा एंगल और ज़्यादा जाएंगे, यानी सेंटर से क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हमें डी थीटा दे रखा है। हम लोगों ने मांगना है कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे गया और फिर डी थीटा एंगल लिया। ठीक है, यहाँ हम एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से डी थीटा कर करके यहाँ तक थीटा एंगल हो चुका है, उसके नेक्स्ट फिर से एक डी थीटा हम लोगों ने ये लिया है। यहाँ तक क्लियर है सबको किस तरह से हमने एलिमेंट लिया है। और ये डीएम क्या होगा, तो डीएम इसकी मास होगी ना, क्योंकि रिंग तो हमारा इतने ही दूर है जितने दूर ये डी थीटा जो हम लोग ले रखा है, तो इसी वाले पोर्शन का मास डीएम होगा। तो चलिए उसका मास हम लोग डीएम यहाँ पे लिख देते हैं कि इस छोटे सा एलिमेंट का मास डीएम है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ये r। तो ये r क्या था, dm एक्सिस ऑफ रोटेशन से dm एलिमेंट का डिस्टेंस। तो यहाँ ध्यान से अगर देखें तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, इस तरह से है, और ये एलिमेंट ये है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो इस रिंग के रेडियस ही नहीं होगा, जो ये रेडियस है। तो r की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल R के इक्वल। ठीक है, तो स्मॉल r की वैल्यू पता चल गया, कैपिटल R है। अब हमें dm फाइंड करना है। तो अगर इसको ध्यान से देखें तो ये किस तरह से है, लीनियर मास डेंसिटी टाइप का है, क्योंकि इसमें क्या है, लेंथ वाला टर्म आ रहा है ना। तो जब लेंथ वाला होता है तो उसके लिए कौन सी डेंसिटी डिफाइन होती है, लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग छोटा सा ये छोटा सा लेंथ होगा ना, क्यों, क्योंकि ये बीच में तो खाली है, केवल रिंग का ये जो एलिमेंट है ये इसी पे होगा, तो ये लेंथ ही तो है इस तरह से। तो इसके लिए कौन से मास डिफाइन होगा, लीनियर मास डेंसिटी। और हम लोग जानते हैं लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है, m/l। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, dm फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस छोटे से वाले एलिमेंट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। डी थीटा की अगर हम बात करें तो यहाँ ध्यान से देखिए इस तरह से होगा, और ये एंगल कितना है, डी थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
और यहाँ से लेके यहाँ तक का इसके रेडियस के इक्वल था डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर से इसको मिलाते हैं तो ये आर के इक्वल आता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए अगर 9th और 10th की कुछ याद हो तो जब इस तरह की होती है तो यहाँ का जो इसका लेंथ, इस लेंथ का जो एलिमेंट का यहाँ से यहाँ जो इसका लेंथ होता है, मान लीजिए यहाँ इसका लेंथ dl है, तो dl की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम dl वैल्यू की बात करें तो r इंटू डी थीटा कह सकते हैं। कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं उसका भी उपाय है। देखिए एक मान लीजिए एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? r है। यहाँ तक क्लियर है? एक सर्कल है जिसका रेडियस r है। अब इस अगर कोई पूछे कि बताओ इस सर्कल का पेरीमीटर का लेंथ कितनी होगी, पेरीमीटर का मतलब यही हुआ ना कि यहाँ से लेके पूरा घूमने के बाद यहाँ तक आएंगे तो कितने लेंथ कवर करेंगे, वही होती है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगी इस केस में 2 पाई r, हम लोग ऐसा याद करके लगते हैं, लेकिन कभी सोचे ये 2 पाई क्या होता है? तो देखिए इस सेंटर पे जितना एंगल बना, स्टार्टिंग यहाँ से किए हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर घूम के कहाँ तक आना है? यहाँ तक आना है, तो ये कितना एंगल है? ये 2 पाई ही तो है। ये सेंटर पे कितना एंगल बना? देखिए अगर हॉरिजॉन्टल मानते हैं तो ये ऊपर वाला पाई नीचे वाला पाई हो गया 2 पाई, तो यही तो था 2 पाई इंटू ये जो r, यहाँ स्मॉल r नहीं होगा कैपिटल R होगा, क्योंकि इस सर्कल का जो रेडियस था वो कैपिटल R था। ठीक है, तो जो जितना एंगल सेंटर पे बना वो इंटू उसका रेडियस जो होता है वही तो हमारा पेरीमीटर यानी लेंथ होती है, कितना लेंथ कवर की है। तो सेम वही चीज़ है। देखिए सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है डी थीटा और इसका रेडियस कितना है r, तो ये लेंथ कितना कवर किया? टोटल लेंथ इसकी कितनी होगी? dl, r इंटू डी थीटा। अब देखिए ये एलिमेंट छोटा है तो अब यहाँ पे भले ही कर्व दिख रहा हो लेकिन हम लोग इसको स्ट्रेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके लिए कौन सी मास डेंसिटी डिफाइन होगी? लीनियर मास डेंसिटी। तो यहाँ पे हम लोग जो अगर dm की बात करें, अगर dm की बात करें तो लीनियर मास डेंसिटी इंटू dl, ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग dl भी फाइंड आउट कर लिए हैं और लेमडा की वैल्यू हम लोग जानते हैं मास अपॉन लेंथ होता है। अब वो कौन सी लेंथ होती है हम लोग अभी देख लेते हैं। तो देखिए अगर हम लेमडा की बात करें तो टोटल मास इस रिंग की कितनी है? m, तो हम लोगों ने m लिख दिया डिवाइडेड बाय, अब इस रिंग का लेंथ कितना है? 2 पाई r, जैसा कि अभी हम लोगों ने सर्कल में देखा है। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई? 2 पाई कैपिटल R। ये आ गई इस रिंग की लेमडा, है ना, लीनियर मास डेंसिटी। अब dl हम लोगों ने यहाँ से फाइंड आउट किया है r इंटू डी थीटा, r इंटू डी थीटा। देखिए बेसिकली ये जो छोटा सा एलिमेंट है ना उसका लेंथ ही है r इंटू डी थीटा। ये r रेडियस और डी थीटा एंगल पे बन रहा था तो इसका लेंथ होगी इस तरह से r डी थीटा। तो यहाँ से हम लोग dm फाइंड कर लिए कितना, ये r से r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से dm कितना आ गया? m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, ये आ गया m। अब हम लोग m जब फाइंड कर लिए तो अब क्या करना है? सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास r स्मॉल r की भी वैल्यू पता है कितना है? कैपिटल R से एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो हम लोग i सिंपल क्या लिखेंगे? इस फॉर्मूले से dm की जगह कितना पुट करेंगे? ये जो हम लोगों ने अभी कैलकुलेट करके लाया है। तो देखिए dm इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन ही रहेगा, फिर dm की जगह m अपॉन 2 पाई इंटू डी थीटा, ये dm की जगह आ गया। अब r की जगह क्या आएगी? कैपिटल R, तो कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ r स्क्वायर है। अब सिंपल देखिए इंटीग्रेशन है हो या डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं? सीधा बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर यहाँ से आ गया अपॉन 2 पाई कॉन्स्टेंट है, 2 पाई को भी बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन केवल वेरिएबल क्या हो गया? डी थीटा। अब देखिए इंटीग्रेशन किसका करना है? थीटा का। कहाँ से कहाँ होगी? तो देखिए ये जो थीटा है ये 0 से यहाँ से स्टार्ट हुआ है और पूरा ऐसे कवर होके घूम के कहाँ तक जाएगी? फिर यहाँ तक आएगी। तो पूरा ये रिंग के जो पेरीमीटर है इस सब लेंथ को कवर कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी। तो देखिए यहाँ से घूम के यहाँ से पूरा रोटेशन किया, उस यहाँ तक आने में 2 पाई कितना चला है? 2 पाई, जैसा कि हम लोगों ने सर्कल के केस में किया है। तो यहाँ देखिए ये थीटा मिनिमम कितना हो सकता है? 0, यही रहेगा तो 0 हो जाएगा। जब पूरा घूम के जब वापस यहाँ आएगा तो 2 पाई, यानी मिनिमम थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से कहाँ तक जाएगी? 2 पाई तक। लिमिट सेट हो गया। अब देखिए इसी को कैलकुलेट करते हैं। ये कांस्टेंट का जो बाहर है वो तो वैसा का वैसा रहेगा, mr स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ठीक है,
अब देखिए ये डी थीटा है, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना 1 होता है। अब 1 का डी थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भैया, इसमें क्या बुराई वाली बात है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब देखिए जब 2 पाई पुट करेंगे तो थीटा की जगह 2 पाई हो जाएगा, माइनस ऑफ थीटा को अगर 0 पुट करेंगे तो चलिए पुट करके ही देख लेते हैं ना, एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा की जगह 2 पाई पुट करिए, माइनस फिर थीटा की जगह लोअर लिमिट 0, तो 2 पाई माइनस 0 कितना 2 पाई हुआ, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, कितना बचा एम आर स्क्वायर। यानी यहाँ से आई इज इक्वल्स टू कितना आया एम आर स्क्वायर। यानी यहाँ से इस स्टैंडर्ड फॉर्मूले को हम लोग याद रख सकते हैं, लेकिन एक मिनट ठहरिए, तो पहले सीधे याद नहीं रखना है, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या करना है, ये याद रखना है कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, वो आखिर किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आया है ना। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए ये जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया है आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, वो किस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट आया है, जब एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रिंग के परपेंडिकुलर अब इसके सेंटर से इस तरह से पास हुआ है। इस केस में हमारा आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर आया है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से होता, इस प्लेन में ही होता इस तरह से, तो उस केस में कुछ और आ जाता। वो कितना आता हम लोग जब पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग उसका भी डिस्कस करेंगे, उसका टेंशन आप ना ले। फिलहाल यहाँ देखिए, यहाँ जो भी हम लोगों ने समझा है वो अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इसको नोट करेंगे। अगर मान लीजिए इसी में हमें ये दे दिया होता कि मान लीजिए हमारे पास रिंग जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उसको हम दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो देखें उस केस में रिंग किसी भी तरह का हो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म हो, किसी भी टाइप का हो हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और मान लीजिए हमने जैसा कि अभी बात किया है कि हम लोग को अगर ये मेंशन हो कि जो रिंग है वो यूनिफॉर्म है, तो उस केस में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ क्या करना है, यूनिफॉर्म रिंग का, किस टाइप का रिंग है, यूनिफॉर्म रिंग, यूनिफॉर्म रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो जब अगर यूनिफॉर्म गिवन होगा ना तो इतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। मान लीजिए ये रिंग है जैसा कि अभी हम लोगों ने किया था, जिसका मास m और रेडियस r है, बस जो था वही है। और इस केस में भी एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रिंग के सेंटर से और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इस तरह से पास हो रही है। अब ये यहाँ यूनिफॉर्म है, तो जब यूनिफॉर्म है तो हम लोग देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। यूनिफॉर्म है तो कहीं पे भी एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, जिसका मास dm हम लोगों ने ले लिया। अब ये छोटा सा एलिमेंट जो लिया है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे है, ध्यान से देखिए, जितना इस रिंग का रेडियस है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब मूव करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले से हिसाब से अब कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग कंटिन्यूस मास सिस्टम के केस में पढ़े थे आई इज इक्वल्स टू dm इंटू आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे देखिए dm की बात हम करते हैं, उससे पहले r की बात कर लेते हैं क्योंकि r की बात करना यहाँ आसान है। तो ये स्मॉल r जो है वो स्मॉल r किसके इक्वल होगा, ये कैपिटल R के इक्वल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है, तो हम लोग कैपिटल R लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए अब dm की बात, अगर इस टर्म की बात करें तो इसमें r तो कांस्टेंट हो गया, अब एक ही वेरिएबल है तो एक का इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं। तो चलिए dm को dm के फॉर्म में ही रहने देते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू क्या फाइंड करेंगे, देखिए dm को dm ही रहने देना है और इस r को कैपिटल R से रिप्लेस हो जाएगा यहाँ से, तो कैपिटल R का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को बाहर आराम से ले सकते हैं, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हम लोग R स्क्वायर को बाहर ले लिया और अंदर dm स्क्वायर कर दिया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए तो ये dm का इंटीग्रेशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, स्मॉल जो एलिमेंट ली है उसका मास कहाँ से कहाँ चेंज होगा, उसका लिमिट हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए ये dm हम लोग ने छोटा एलिमेंट लिया, तो मिनिमम कोई भी चीज़ कितना हो सकता है, मास तो निगेटिव नहीं हो सकता ना, तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो जाए। और मैक्सिमम ये छोटा एलिमेंट हम लोग कितना बड़ा एलिमेंट ले सकते हैं, इस पूरा रिंग को ही एक ले ले एलिमेंट, तो उस केस में मास कितना हो जाएगा m, यानी dm कितना 0 से m तक जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ से r तो हमारा पहले से ही बाहर था और ये dm है, तो इस केस में dm का इंटीग्रेशन m हो जाएगा और इसको 0 से m लिमिट लगाएंगे तो m को m से m ही होगा -0, यानी r स्क्वायर m -0। तो यहाँ से भी अगर देखिए m r स्क्वायर आ गया तो i इज इक्वल्स टू m r स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोगों ने बात किया था, अगर यूनिफॉर्म होगा
तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उतना छोटा एलिमेंट लेने के डीएम फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इससे पहले जो मेथड हम लोगों ने देखा था वही मेथड बेस्ट है ना। तो आप पहला मेथड जो भी हम लोगों ने देखा था अभी उसका प्रैक्टिस करें ताकि यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो हम लोग आसानी से उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब इस पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई रिंग गिवन हो और उसका डेंसिटी यूनिफॉर्म ना हो, यानी कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म कोई रिंग गिवन हो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसा है कि कंप्लीट रिंग नहीं, हम लोग को एक हाफ रिंग गिवन है। कैसा रिंग गिवन है? हाफ रिंग, जिसका मास m और रेडियस r ये दोनों गिवन है और साथ में इसकी डेंसिटी भी गिवन है। कौन सी डेंसिटी? तो लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर क्या होती है यहाँ पे, क्योंकि ये रिंग जो है उसमें लेंथ डिफाइन होती है ना, और हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए लेंथ डिफाइन होगा उसके लिए लीनियर मास डेंसिटी डिफाइन होता है। तो इस क्वेश्चन में कैसी डेंसिटी दे रखी है? लीनियर डेंसिटी, यानी लेमडा। लीनियर डेंसिटी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? लेमडा से। लेमडा की वैल्यू कितनी दे रखी है? लेमडा नॉट साइन थीटा। ओके, अब हम लोगों को फाइंड करना है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इस रिंग के सेंटर से पास हो रहा है और इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसा कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सेम वैसे ही इस केस में हमें क्या फाइंड करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बताइए कैसे फाइंड करेंगे इसको, कोशिश कीजिए फाइंड करने की। तो चलिए इसको देखते हैं सोल्व कैसे करें आखिर। अब यहाँ देखिए ये थीटा जो यहाँ दे रखा है वो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन भी हो सकता है, ये थीटा जो है वो हॉरिजॉन्टल वाले लाइन से थीटा है इस तरह से। मान लीजिए सेंटर को हम इस तरह किसी भी पॉइंट पे मिलाते हैं तो ये थीटा जो गिवन है लेमडा में वो इस थीटा की बात हो रही है कि हॉरिजॉन्टल वाले लाइन से थीटा एंगल ऊपर जाके इस तरह से थीटा लिया गया है। तो इसको सोल्व करते हैं। चलिए तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं और फिर छोटा सा एलिमेंट की जो बात हम लोग किए थे पिछले क्वेश्चन में, जो हम लोग समझ रहे थे कि आखिर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग के कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेम उसी प्रोसेस से चलने वाले हैं। तो यहाँ जिस तरह गिवन है एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ है और थीटा एंगल पे जाके यहाँ कोई इस तरह से ये लाइन गिवन था, ये क्वेश्चन में गिवन थे। अब हम क्या करते हैं, इस रिंग पे एक छोटा एलिमेंट लेते हैं। कहाँ पे वो एलिमेंट लेंगे? तो जैसा कि अभी तक समझा था कि इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से थीटा ऊपर गए फिर डी थीटा एंगल, यानी ये हमारा कैसे कौन सा एंगल है? डी थीटा। ये वाला जो स्मॉल एलिमेंट है ये यही स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है। तो इसका लेंथ कितनी होगी? इस छोटे वाले एलिमेंट का जो लेंथ यहाँ कुछ होगा ना, बिल्कुल होगा। तो उसकी लेंथ कितनी होगी? r इंटू थीटा, डी थीटा। और ये कैसे आया? अभी हम लोगों ने समझा था कि अगर कोई इस तरह से रिंग का अगर कोई पार्ट कट हो और वो सेंटर पे जितना एंगल बनाता है वो और उसका रेडियस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो जो लेंथ कवर करता है उसके इक्वल होता है। अच्छे से हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू समझे भी थे। क्लियर है? हमें जो ये हाफ रिंग गिवन है वो एक कंटिन्यूस मास सिस्टम है और हम लोगों ने कंटिन्यूस मास सिस्टम वाले क्लास में ये सीखा था कि जब कोई कंटिन्यू मास सिस्टम होता है तो उस पर किस तरह से हम लोग स्मॉल एलिमेंट लेते हैं और उसका मास कैसे फाइंड करते हैं। और उस केस में हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला देखा था वो क्या था? इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पे dm और r के बारे में भी डिस्कस किया था। तो चलिए इसके आगे हम लोग यही देखते हैं कि वहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आया था वो इंटीग्रल dm इंटू आर स्क्वायर था। तो बेसिकली हमें अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर फाइंड करना है तो इसमें फाइंड क्या करना होगा? स्मॉल एलिमेंट का मास फाइंड करना पड़ेगा जो कि dm है, और उसके बाद ये जो स्मॉल एलिमेंट है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे है। अगर ये दोनों पता चल जाए तो हम लोग i फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं dm फाइंड करने की कि आखिर dm किस तरह से फाइंड करेंगे। तो चलिए dm इज इक्वल्स टू क्या होता है? लेमडा इंटू कौन सा लेंथ? जितने लेंथ का हमें मास चाहिए। तो स्मॉल एलिमेंट ये है तो इसका लेंथ कितनी है? r इंटू डी थीटा। इसको ध्यान से देखिए, क्या यही होगा dm? तो यहाँ से dm की वैल्यू कितनी आ जाएगी? dm इज इक्वल्स टू लेमडा कितना दे रखा है? लेमडा नॉट इंटू साइन थीटा, और r तो यहाँ पे है तो r का r आ जाएगा इंटू डी थीटा। ये क्या हो गई? dm। अब दूसरा जो स्टेप है हम लोगों का वो r फाइंड करना है, और हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको अच्छी तरीके से कि r जो होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी बेसिकली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही थी। तो यहाँ पे जो स्मॉल एलिमेंट हमने लिया है वो यही तो है, ये है।
और ये देखिए ये जो स्मॉल एलिमेंट लिया है वो सेंटर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से यही डिस्टेंस तो होगा जो कि इसके रेडियस के इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया, जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल है। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, कंटिन्यूस मास सिस्टम के केस में जो आई इक्वल्स टू इंटीग्रल डी एम इंटू आर स्क्वायर जो फॉर्मूला आया था उसमें वैल्यू पुट कर देंगे और उसको सोल्व करेंगे। तो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब डी एम की वैल्यू देखिए, तो डी एम की जगह क्या पुट करेंगे, लेमडा नॉट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये तो हो गई डी एम की वैल्यू, ठीक है। अब स्मॉल आर पुट करेंगे, स्मॉल आर की जगह क्या आएगा, कैपिटल आर, और उसका स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। अब जितने भी हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को हम लोग इजीली बाहर ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ से आराम से क्या करेंगे, जितने भी कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे। तो कांस्टेंट क्या है, लेमडा नॉट कांस्टेंट है, आर स्क्वायर और आर मिलके क्या हो गया, आर क्यूब, तो आर क्यूब कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन, अब वेरिएबल क्या है, साइन थीटा, क्योंकि हमारा थीटा चेंज हो रहा है, तो जो चेंज होता है उसी का तो इंटीग्रेशन होता है। अब जो यहाँ पे बात आती है वो लिमिट की बात आती है, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो उसमें लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तभी उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, है ना। तो इसके लिमिट कैसे, किस पे लिमिट लगेगा, तो वेरिएबल जो होगा उसी पे तो लिमिट लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, थीटा बोल सकते हैं। तो थीटा ही देखना है ना कि मिनिमम कहाँ से मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। तो इस रिंग से देखिए थीटा जब इस तरह से, अगर यही लाइन जो यहाँ थीटा एंगल पे लिया है इसी को और यहाँ लेते हैं हॉरिजॉन्टल से, तो देखिए ये लाइन हॉरिजॉन्टल पे ही है और थीटा हॉरिजॉन्टल से जो कवर एंगल था वही तो था। जब हम ये स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल ही ये लाइन रहेगा तो थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल ही है। तो ये मिनिमम जो थीटा की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0, ओके। अब इसके बाद देखिए अब मैक्सिमम कहाँ तक हो सकती है। जो हमने ये छोटा सा एलिमेंट लिया है, जब इसको यहाँ पे लिया था, छोटा सा एलिमेंट को जब यही एलिमेंट लिया था तो इस केस में थीटा 0 था। जब इसी छोटे एलिमेंट को अगर इस कॉर्नर पे लेते हैं, इस तरफ, इस कॉर्नर पे अगर हम लेते हैं तो देखिए यहाँ से इस तरह से घूमते घूमते यहाँ तक आ गया है, तो कितना होगा ये एंगल, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये पाई तो है। तो ये थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ चली गई, 0 से लेके पाई तक। अब हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितनी होती है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। अगर नहीं पता है तो इसको याद कर लेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं वो याद होना जरूरी होता है, क्योंकि उसको हम लोग दोबारा ड्राइव या कुछ ऐसा नहीं होता, उसको डायरेक्ट हम लोग यूज करते हैं। तो चलिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो सिंपल यहाँ क्या करेंगे, ये जो कॉन्स्टेंट है उसको कॉन्स्टेंट ही रहने देंगे, और साइन थीटा है तो इसके जगह क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉस थीटा। इंटीग्रेशन 0 से पाई लगा देंगे। अब सिंपल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टेंट लेमडा नॉट आर क्यूब। अपर लिमिट जब पाई पुट करेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 कॉस पाई हो गया, इंटू माइनस पहले से भी था तो +1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब देखिए 0 जब यहाँ पुट करेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे माइनस ऑफ, यहाँ एक माइनस, ये तो फॉर्मूले में होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक माइनस यहाँ से भी है, तो ये क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है। अब इसको ध्यान से देखिए, माइनस ऑफ यानी 1 + 1 2 हो गया ना, तो इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ जो आया वो लेमडा नॉट 2 लेमडा नॉट आर क्यूब बोल सकते हैं। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ तो सिंपल कैलकुलेशन था, अगर यहाँ समझ में नहीं आया तो आप खुद से भी कैलकुलेशन करके इसको देख सकते हैं। तो कितनी वैल्यू आई, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इस हाफ रिंग का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, वो कितनी आई, 2 लेमडा नॉट आर क्यूब। तो हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर कोई रिंग है और वो नॉन यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से मास का गिवन है, लेमडा अगर वेरिएबल है, तो उस केस में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कैलकुलेशंस कैसे करते हैं यहाँ सीख लिया। और यूनिफॉर्म के केस में हम लोगों ने देखा था कितनी आसानी डीएम लेते हैं, उसके बाद सीधा मास का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट स्टेप हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मास यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, कैसा भी हो, तो हम लोग सिंपल इस स्टेप से तो कर सकते हैं, है ना। तो ज़्यादातर इसी स्टेप का प्रैक्टिस करें ताकि मास कैसा भी हो हम लोग कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ किसी भी तरह की डाउट है तो वीडियो को फिर से रिप्ले करेंगे और फिर वहाँ से देख के और अपनी डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।